नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें हिंदी कविता वाला है, उसको आज हमने क्लास में लिया है। और ये जो 50 प्रश्न है जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं अभी 2025 में, उसके जो पीवाईक्यू है, तो आज के ये सेशन है उसका हमारा पहला प्रश्न है हिंदी कविता के जो टॉप 50 पीवाईक्यू है उसमें, जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। उपरोक्त कथन है वो किसका है? आप लोग बताइए ये जो कोटेशन है वो किसका है, क्योंकि क्लास को देखने के साथ ही जब आपको जो ऑप्शन है प्रश्न है, तो अगर आप उसको खुद से भी अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तभी जो हमारा जो प्रश्न है जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से वो सॉल्व है वो हो सकता है। तो जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की संहार शक्ति, एक कल्पना की संहार शक्ति के साथ ये संहार भाषा की संहार शक्ति नहीं होगा, ये होगा भाषा की समाज शक्ति। तो जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वे कविता मुक्तक की रचना में सफल होगा, ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। उपरोक्त कथन वो किसका है? आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर नागेंद्र। तो ये जो प्रश्न है ये आया है आरपीएससी का जो अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न था कि जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति का विकास होगा वह कवि मुक्तक में उतना ही प्रसिद्ध होगा या ज़्यादा वो ख्याति प्राप्त करेगा, और ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से प्राप्त थी। एक जो कोटेशन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी सतसई पर संस्कृत के किस मुक्तक काव्य का प्रभाव है वो स्पष्टतः वो लक्षित नहीं होता। तो जो बिहारी सतसई जो पुस्तक है उस पर है वो संस्कृत का कौन सा जो काव्य है उसका जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से वो लक्षित नहीं हो सकता है होता। तो बिहारी सतसई बिहारी की रचना के ख्याति का प्रमुख आधार है। किस मुक्तक काव्य का? अमरूक शतक। जाहिर सी बात है कि जो बिहारी सतसई है उस पर अमरूक शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती, ये जो तीनों के तीनों जो पुस्तकें हैं बिहारी सतसई की, अमरूक शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती, इन तीनों जो पुस्तकों का जो प्रभाव है वो बिहारी सतसई है उस पर नजर आता है। लेकिन जो वैराग्य शतक है इसका कहीं पर भी जो प्रभाव है वो बिहारी सतसई है उस पर नजर नहीं आता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छंद धारा का साध्य काव्य था और साधन भी काव्य ही था, पर इस धारा के कवियों ने साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान दिया है। रीति मुक्त कविता के बारे में यह कथन। तो रीति मुक्त कविता में कौन कौन आती हैं? रीति मुक्त जो कविता है उसमें घनानंद शामिल है, आलम है, ठाकुर है और बौद्धा। ये जो सभी कवि हैं वो किस में आते हैं? ये आते हैं रीति मुक्त कवियों में। और इनको जो रीति मुक्त कवि है इनको है जो स्वच्छंदतावादी कवि है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो रीति मुक्त कवि है उनको स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है उसके नाम से भी जाना जाता है, तो वो कथन भी आपका सही होगा, स्वच्छंदतावादी। तो जो स्वच्छंद धारा का जो साध्य है वो काव्य था और साधन भी काव्य ही था, पर इस धारा के कवियों ने साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान दिया। रीतिमुक्त कविता के बारे में कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त और नागेंद्र। तो इसमें से जो कौन सा जो प्रश्न है, ये भी जो प्रश्न है वो आरपीएससी 2025 का जो अभी एग्जाम हुआ हाल ही में उसका ये प्रश्न है। स्वच्छंद धारा का जो साध्य है वो काव्य था और साधन भी काव्य ही था, पर इस धारा के कवियों ने साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान दिया। रीति मुक्त कविता के बारे में ये जो कथन है वो किसका, इसकी हमको जो चर्चा है वो करनी है। तो जाहिर सी बात है ये जो प्रश्न है वो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं इन्होंने जो रीति काल है इसको नाम देते हैं श्रृंगार काल। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो रीति काल को श्रृंगार काल है वो नाम देते हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बोलते हैं कि रस की दृष्टि से अगर कोई इसे अगर श्रृंगार काल कहना चाहे तो वो रस की दृष्टि से कोई श्रृंगार काल भी वो है वो बोला जा सकता है। तो इस तरीके से जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है इसका कथन सही है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा में प्रेम पद्धति का निरूपण करने वाले स्वच्छंद प्रमोद कवि के रूप में कौन शामिल नहीं? तो जाहिर सी बात है कि जो रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसमें जो स्वच्छंद काव्य धारा है उसमें इनमें से जो कौन सा जो कवि है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास आलम, बौद्धा, ठाकुर और सुधा। तो जो आलम है, तो आलम तो जो रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और आलम की जो रचना है वो है आलम केली। बौद्धा ये भी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं और बौद्धा की जो रचना है वो है बेरे बारिश और इश्क नामा। ठाकुर ये भी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं और ठाकुर की जो रचना है वो है ठाकुर ठसक और ठाकुर सदक। इसके अलावा जो सूदन है ये रीतिमुक्त काव्य धारा में नहीं है सूदन, बल्कि ये किस में है? जो सूदन आते हैं वो आते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा में। और सूदन की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है सूदन की, वो है सुजान चरित्र। तो सूदन की सुजान चरित्र है एक जो वीर गाथात्मक काव्य या वीर
चरित काव्य है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये जो सूदन है ये रीतिमुक्त काव्य धारा है उसमें शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों के तीनों कवि हैं ठाकुर, बौद्ध, आलम, ये रीतिमुक्त काव्य धारा उसमें शामिल है। काव्य विवेक और कवि कुल कल्पतरु ग्रंथों के जो रचयिता है वो कौन है? तो जो काव्य विवेक और कवि कल्पतरु जो ग्रंथों के जो रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर और देव। तो पद्माकर की तो जगत विनोद, पद्मा बहादुर, पद्मा भरण, हिम्मत बहादुर विरुद्ध वाली ये वाली रचना बड़ी फेमस है। मतीराम की जो रचना है वो उसमें रसराज और ललित ललाम, ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो काव्य विवेक और कवि कल्पतरु, तो काव्य विवेक और कल्पतरु है ये जो रचना है वो है चिंतामणि की, और चिंतामणि से ही है जो है वो रीति काव्य का जो आरंभ है वो शुक्ल जी मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो रीति काव्य का जो आरंभ है वो चिंतामणि से कौन मानते हैं, तो वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इंटरेस्टिंग बात है। बल्कि सामान्यतः सहमति है कि हिंदी में जो रीति काल का जो प्रारंभ है वो किससे है, वो केशवदास से माना जाता है। लेकिन शुक्ल जी बोलते हैं कि हिंदी में जो रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा का जो प्रारंभ है वो किससे होता है, वो चिंतामणि से माना जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा, आचार्य शुक्ल के मतानुसार भूषण को है वो कवि भूषण की जो उपाधि है वो किसने दी है? तो जो भूषण जो कवि है उनको जो कवि भूषण की जो उपाधि है वो किसने दी है? ऑप्शन है छत्रसाल ने, छत्रपति शिवाजी ने, जसवंत सिंह ने और सोलंकी राजा रुद्र ने। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो भूषण है इनको है वो कवि भूषण की जो उपाधि है वो किसने दी है? तो जो भूषण है ये रीतिकाल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर काव्य के रूप में जो लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा का निर्वहन है वो किया है। तो जो भूषण को कवि भूषण की उपाधि देते वो देते हैं चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्र हैं, चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्र हैं वो भूषण को है वो कवि भूषण की जो उपाधि है वो देते हैं। रीति सिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीति सिद्ध कवियों की भांति रीति की शास्त्र कथित बातों का पूरा पालन नहीं करते थे। रीति सिद्ध कवियों के बारे में ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है कि जो रीति सिद्ध कवि हैं, कि ये जो रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिबद्ध कवियों की भांति रीति की शास्त्र कथित बातों का पूरा पालन नहीं करते थे। भागीरथ मिश्र, मनमोहन गौतम, रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये जो कोटेशन है वो किसका है? बहुत ही शानदार जो कोटेशन है कि रीति सिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ, रीति सिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिबद्ध कवियों की भांति रीति शास्त्र की शास्त्रों का पूरा पालन नहीं करते थे। ऑप्शन भागीरथ मिश्र, मनमोहन गौतम, रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका जो आंसर सही है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, बिरह बारिश, ये बिरह बारिश होगा। तो बिरह बारिश है वो किस रीति मुक्तक कवि द्वारा है वो रचा गया है? तो जो बिरह बारिश जो पुस्तक या जो रचना है वो किस जो मुक्तक कवि है उनके द्वारा है वो रचा गया? ऑप्शन है हमारे पास ठाकुर। तो ठाकुर की जो रचना है वो है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। बौद्धा की है बिरह बारिश और इसके नामा। आलम की है आलम केली और घनानंद की है सुजान सागर, बिरह लीला इत्यादि उनकी बहुत ही रचनाएं। तो जो बौद्धा की जो रचना है वो कौन सी है? बिरह बारिश। और इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है वो है बौद्धा की बिरह बारिश और इसके नामा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की केशव विषयक आलोचना के आलोक में असंगत या जो गलत कथन है वो हमको देखना है। केशव ने ब्रज भाषा के अंतर्गत मुक्तक काव्य के साथ साथ प्रबंध काव्य की रचना का भी सूत्रपात किया। तो जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने जो केशवदास के बारे में है उन्होंने क्या क्या बात है बोली। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है उन्होंने जो रीतिकाल के बारे में बहुत ही शानदार काम है वो किया है। तो केशव ने ब्रज भाषा के अंतर्गत मुक्तक काव्य के साथ साथ प्रबंध काव्य की रचना का भी सूत्रपात किया। ठीक है, ये ऑप्शन। केशव ने सर्वगुण संपन्न अलंकार रहित कविता को भी उसी प्रकार शोभाहीन माना है जिस प्रकार सर्वगुण संपूर्ण। बिल्कुल सही है। तो बोलते हैं कि जो केशवदास हैं वो एक अलंकारवादी कवि है। वो बोलते भी यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सुर सुव्रत भूषण बिरु न विराज ये कविता बनीता मित्र। चरित्र चित्रण और भाषा शैली की दृष्टि से रामचंद्र का अपने आप में अव्यवस्थित ही है, ये ऑप्शन सही है। आचरित्र की दृष्टि से केशव का गौरवपूर्ण स्थान है पर कवित्व की दृष्टि से अत्यंत साधारण कवि हैं, ये स्टेटमेंट है वो गलत है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का केशवदास के बारे में। बाकी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है कि केशव ने ब्रज भाषा के अंतर्गत मुक्तक काव्य के साथ साथ प्रबंध काव्य की रचना का भी सूत्रपात किया है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सत्य है कि जो केशव है उन्होंने जो रीतिकाल में जो प्रबंध के साथ साथ जो मुक्तक काव्य रचना है उसका भी सूत्रपात किया। केशव ने सर्वगुण संपन्न अलंकार रहित कविता को उसी प्रकार शोभाहीन माना था जिस प्रकार सर्वगुण संपन्न आभूषण रहित नारी को।
चरित्र चित्रण और भाषा शैली की दृष्टि से रामचंद्र का अपने आप में अव्यवस्थित है, सही है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है कि आचार्य की दृष्टि से केशव का गौरवपूर्ण स्थान है, पर कवित्व की दृष्टि से अत्यंत साधारण कवि है। तो इसका जो फोर्थ है वो सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। मतीराम के बारे में जो असंगत है या जो गलत कथन है वो क्या है? रसराज है वो श्रृंगार रस का ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है। जो मतीराम का जो रसराज है उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो श्रृंगार रस का है, इसको सार ग्रंथ है वो बोलते हैं, सही स्टेटमेंट है। मतीराम जो सतसई है उसमें रसराज और ललित ललाम में आए हुए बहुत से दोहे संग्रहित कर लिए गए। तो जो मतीराम की जो मतीराम सतसई है जो कि बिहारी की जो अनुकरण है उसी पर लिखी गई है। रसराज और ललित ललाम के आए बहुत से दोहे सही ऑप्शन है ये। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर कवि ने मतीराम सतसई लिखी है। जो बिहारी सतसई है उनसे प्रेरित होकर वो कवि ने है जो बिहारी सतसई लिखी है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ललित ललाम में शब्द अलंकारों का वर्णन है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो ललित ललाम है उसमें शब्द अलंकारों का वर्णन नहीं है, क्योंकि जो ललित ललाम है इसमें है अर्थ अलंकारों का वर्णन है। तो ललित ललाम में किसका वर्णन है? अर्थ अलंकारों का। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो ललित ललाम है उसमें है शब्द अलंकारों का वर्णन नहीं है, बल्कि जो ललित ललाम है उसमें है वो अर्थ अलंकारों है उनका वर्णन है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर कवि ने मतीराम सतसई लिखी थी, ये ऑप्शन सही है। और इस तरीके से असंगत कथन देखना तो जो ये ऑप्शन है वो हमारा सही है। मतीराम सतसई में सतराज रसराज और ललित ललाम में आए हुए बहुत से दोहे हैं वो संग्रहित कर लिए गए, सही ऑप्शन है। और रसराज है वो श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है, सही बात है। अगला प्रश्न है भिखारीदास विषयक आचार्य शुक्ल की आलोचना के आलोक में कौन सा जो कथन है वो असंगत है या गलत है, हमको देखना है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान है वो दिया जाता है। तो जिसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यही है कि काव्यांगों के जो निरूपण है उसमें दास जी को वो सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, सही स्टेटमेंट है ये। दास जी को सच्चे आचार्य का पूरा रूप प्राप्त नहीं हो सका, स्टेटमेंट सही है। दास ने देव की तरह श्रृंगार का वर्णन विस्तार से किया है, सही ऑप्शन है। भिखारीदास की सक्रियता का काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध नहीं है, ये है उत्तरार्ध। और इसमें असंगत कौन सा होगा? तो इस तरीके से 4 है वो असंगत होगा, बाकी जो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो हमारे क्या है? संगत हैं। कि काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, सही ये स्टेटमेंट है कि जो काव्यांगों की जो निरूपण है उसमें दास जी को है वो सर्वप्रमुख स्थान है वो दिया जाता है। दास जी को सच्चे आचार्य का पूरा रूप प्राप्त नहीं हो सका था और दास ने देव की तरह श्रृंगार का विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दोनों वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना है वो भूषण ने की है। ये भूषण का विश्लेषण करते हुए कथन है वो कितना शानदार कोटेशन है ये बोला गया है भूषण के बारे में या उनकी कविता के बारे में कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, शिवाजी और छत्रसाल की जो वीरता के वर्णन है को कोई कवियों की है वो झूठी खुशामद है वो नहीं बोल सकता है। फिर उसके बाद है वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दोनों वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। भूषण का विश्लेषण करते हुए कथन है वो किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के बारे में दिया है, उनकी ख्याति के बारे में। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि जो देव का जो कौन सा जो ग्रंथ है वो मुख्यतः है वो आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो PYQ में आया और ये जो प्रश्न है वो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसका ये प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि है वो देव का जो कौन सा जो ग्रंथ है वो मुख्यतः है वो अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। तो जो रीतिकालीन कवि है उनका जो देव का जो कौन सा जो ग्रंथ है वो मुख्यतः अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र का, राग रत्नाकर, देव शतक और भावविलास और अनुत्तरित प्रश्न। तो जो रीतिकालीन कवि देव का जो कौन सा जो ग्रंथ है वो अध्यात्म संबंधी है, तो रीतिकालीन कवि का जो देव ग्रंथ है वो देव शतक है, वो कौन सा है? वो अध्यात्म संबंधी है। तो देव का जो कौन सा ग्रंथ है वो अध्यात्म संबंधी है, वो है देव शतक। अगला प्रश्न है, सेनापति के बारे विषय में असंगत कथन किया था। जो सेनापति है, बिहारी और सेनापति का संबंध वो किस काव्य धारा से है? तो बिहारी और जो सेनापति का जो संबंध है वो है रीति सिद्ध काव्य धारा से। कवित्त रत्नाकर इनकी प्रमुख, बिल्कुल सही बात है कि जो सेनापति की जो कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम है इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है।
इनकी मौलिकता का उदाहरण का वर्णन ऋतु वर्णन में, बिल्कुल सत्य बात है कि इनके जैसा जो ऋतु वर्णन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो किसी ने नहीं किया है। तो इनकी जो मौलिकता का जो वर्णन है किसमें नजर आएगा? ऋतु वर्णन में। सही ऑप्शन है ये। कवित्र रत्नाकर इनकी पूर्ण कृति है। ब्रज भाषा के प्रचलित साहित्य तथा मौखिक रूपों से इनका घनिष्ठ परिचय था। ब्रज भाषा के प्रचलित साहित्यिक तथा मौखिक रूपों से इनका घनिष्ठ संबंध था। ये ऑप्शन भी सत्य है। सेनापति हैं वो प्रधानतः कृष्ण भक्त नहीं थे, बल्कि जो सेनापति हैं वो कौन से भक्त हैं? वो हैं राम भक्त। और सेनापति की जो कवित्र रत्नाकर है उसका जो चौथा और जो पांचवा जो अध्याय है उसमें जो राम भक्ति का जो वर्णन है वो भी नजर आएगा। यही कारण कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो जो सेनापति है उनको जो भक्ति काल की जो राम भक्ति काव्य धारा है उसके अंतर्गत रखते, ना कि रीति काव्य धारा के अंतर्गत। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमको देखना था असंगत, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि सेनापति वो प्रधानतः कृष्ण भक्त नहीं है, बल्कि ये कौन है? ये है राम भक्त। तो कवित्र रत्नाकर इनकी पूर्ण कृति है, ये सही ऑप्शन है। इनकी मौलिकता का उदाहरण इनका ऋतु वर्णन है और ब्रज भाषा के प्रचलित साहित्य, ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, इन्होंने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नख सिख नायका भेद ऋतु सट ऋतु वर्णन के अंतर्गत इनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो दोहा है वो किस कवि है उसके संबंध में मौजूद है। तो इसमें प्रश्न है, यद्यपि इन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायका भेद और सट ऋतु वर्णन के अंतर्गत इनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस है? बिहारी, ब्रंद, रसनदी और मतीराम। तो कितना ही शानदार प्रश्न है। तो आप लोग इसका जो उत्तर है वो दे सकते हैं कि उन्होंने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायका भेद ऋतु सट ऋतु वर्णन के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे वो आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये दोहा वो किसके संदर्भ में है? ये बोलते हैं वो बिहारी सतसई के बारे में। अगला प्रश्न है, पद्माकर के बारे में जो असंगत कथन है या गलत कथन है वो कौन सा है? पद्माकर ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम रसायन चरित काव्य की रचना की। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि पद्माकर ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम रसायन चरित काव्य की रचना की, वो ऑप्शन सही है। पद्माकर रीति शास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ श्रृंगार, भक्ति तथा वीर रस के, तो ये पद्माकर की खासियत है कि पद्माकर है उन्होंने श्रृंगार, शांत, वीर, श्रृंगार, भक्ति, वीर तीनों रस की ये कवि हैं। उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की आज्ञा से पद्माकर ने गढ़गोड़ मेले का वर्णन किया, ये ऑप्शन भी सही है। जगत विनोद है, ये अलंकार विवेचन का ग्रंथ नहीं बल्कि जगत विनोद है वो नायका भेद और रस ग्रंथ है उसका है। नायक नायिका भेद और रस, इसका जो अलंकार है उससे संबंध नहीं है। तो जो असंगत कथन है उसी को हमको देखना था, क्योंकि जो जगत विनोद है और यही जो जगत विनोद है ये पद्माकर की है, उनकी जो ख्याति का प्रमुख आधार है वो है जगत विनोद, और ये अलंकार विवेचन ग्रंथ नहीं है बल्कि जो रस विवेचन जो संबंधी नायका भेद संबंधित जो ग्रंथ है। बाकी जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कि उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की आज्ञा से पद्माकर ने जो गढ़गोड़ मेले है उसका वर्णन किया है। पद्माकर है वो रीति शास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ श्रृंगार, भक्ति तथा वीर रस के कवि हैं, और पद्माकर ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो राम रसायन चरित काव्य की रचना की है। आधुनिक काल के साहित्य में सांस्कृतिक सामाजिक चेतना को विकसित करने वाली संस्थाओं और उनके जो ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनके साथ में है वो कौन है? वो सम्मिलित है, वो नहीं है। इसकी हमको जो देखना है कि इसमें जो कौन कौन से जो आधुनिक साहित्य है उसमें कौन कौन है वो शामिल है और कौन कौन इसमें शामिल नहीं है। तो जो आधुनिक काल के साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने वाली संस्थाओं और उनके ऐतिहासिक तथ्यों में सम्मिलित नहीं है। प्रार्थना समाज प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रानडे ये सम्मिलित है। आर्य समाज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ये भी सम्मिलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रथम शाखा एक केरल एर्नाकुलम नहीं है, क्योंकि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी जो प्रथम शाखा है वो कहाँ थी? वो थी मद्रास में। ब्रह्म समाज वो जाति व्यवस्था का विरोध करेगी, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो जाहिर सी बात है इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी जो प्रथम शाखा वो कहाँ पर होगी? वो मद्रास में होगी। अगला प्रश्न है, आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता एक कथन। तो आलम के बारे में, आलम की रचना कौन सी? तो आलम वो रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और आलम की जो रचना है वो है आलम केली और माधव नाल काम कंदला। तो आलम है
वो रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रमोनोद कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना है वो करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कोटेशन है वो कितना ही शानदार PYQ है, जो कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है कि आलम है वो रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रमोनोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। ये जो कोटेशन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है आलम के बारे में। अगला प्रश्न है, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण तथा भाषा प्रवीण कहकर है वो ब्रजनाथ ने है वो किस कवि की है वो प्रशस्ति है वो की? तो नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण, और जो भाषा प्रवीण है ये जो कहकर है वो किस कवि है उन्होंने उसकी प्रशस्ति की है? तो नेही महा भाषा ब्रज भाषा प्रवीण तथा भाषा प्रवीण। ये बहुत ही शानदार प्रश्न और आता रहता है एग्जाम में। तो ब्रजनाथ ने किसकी, तो ये जो रचना बुक की है वो है घनानंद की, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण। अगला प्रश्न है, हिंदी नव जागरण के संबंध में निम्न कथन है किसका? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि हिंदी जो नव जागरण है उस पर जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो किया है रामविलास शर्मा ने। इनका जो रामविलास शर्मा का हिंदी जातीयता का नव जागरण है, इन दोनों विचारधाराओं पर उन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया है। तो हिंदी नव जागरण के संबंध में एक कथन किसका है? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने और जो लोक जागरण है उसी का ही विकास। ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो मैंने नव जागरण के संबंध में जो रामविलास शर्मा को जो हिंट दे के आपको उत्तर लगभग बता ही दिया था कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का एक कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है भाई नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का वैतालिक कहा है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो आलोचक है जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का वैतालिक कहा है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें इनमें से कौन से जो आलोचक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनको नव जागरण का वैतालिक कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि नव जागरण के संदर्भ फिर से प्रश्न है ये है और रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ही है, उनकी पुस्तक भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र नव जागरण। तो उसमें नव जागरण का जो वैतालिक कहा है वो बोला रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेशी की व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र है वो किस पत्रिका में प्रकाशित? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने जो स्वदेशी की जो व्यवहार के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र है वो किस में निकाला था? ये 4 हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाला बोधनी और कवि बच्चन सुधा। तो जो बाला बोधनी है इसका जो संबंध था वो था स्त्रियों की स्वतंत्रताओं से। तो स्त्री जो इतिहासी जो पत्रिका है ये स्त्रियों की जो स्वतंत्रता है इसका जो संबंध है वो किससे है? बाला बोधनी से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्होंने स्वदेशी के व्यवहार के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र निकाला था और स्वदेशी पर बल जो दिया था उस पत्रिका का नाम है वो है कवि बच्चन सुधा। तो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो कवि बच्चन सुधा है उसमें इस बात को है वो उल्लेखित करते हैं और वो स्वदेशी के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र है उसको निकालने का प्रयास है वो करते हैं। और बाला बोधनी है वो है महिलाओं से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां वे किस कवि की है? अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब बारी, पे धन विदेश चली जाती ये अति ख्वारी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, अंग्रेजों के राज में सब सुखसाज है सब। तो एक जो भारतेंदु काल है उसमें क्या है कि राजभक्ति है और जो देशभक्ति है उसका जो मिश्रण है वो नजर आता है। तो एक तरफ आप देख लीजिए राजभक्ति और फिर पूरा धन है विदेश चला जाता है, तो ये देख लीजिए देशभक्ति। तो राजभक्ति एक तरफ है राजभक्ति की पंक्ति और नीचे है देशभक्ति की पंक्ति। तो राजभक्ति जो देशभक्ति की पंक्तियां ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की और ये जो नाटक है वो है भारत दुर्दशा नाटक की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल है उसके जो लेखक है कौन नहीं है? तो जो भारतेंदु है उन्होंने ना केवल स्वयंकार से सृजन किया है बल्कि अन्य जो कवि और जो लेखक हैं उनको भी साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित किया है और इसी को भारतेंदु मंडल बोला जाता है। तो जो राधा कृष्ण दास हैं ये भारतेंदु मंडल में शामिल हैं। जगदम्बा प्रसाद मिश्र तो है ही, कार्तिक प्रसाद खत्री और दामोदर शास्त्री सप्रे। तो इसमें जो दामोदर शास्त्री जो सप्रे हैं ये हैं द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है, ये भारतेंदु मंडल कवि नहीं है बल्कि इनका जो संबंध है वो किससे है? तो वो है द्विवेदी युग से। बाकी ये राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और जगदम्बा प्रसाद ये तीनों भारतेंदु मंडल से संबंधित है।
रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण की जो दूसरी मंजिल है वो किसको कहा? तो रामविलास शर्मा जब नवजागरण की अवधारणा देते हैं तो उसमें जो पहली मंजिल है वो बोलते हैं भारतेंदु युग को। जो दूसरी मंजिल है वो है द्विवेदी युग, और जो तीसरी जो मंजिल है वो है छायावाद। तो जाहिर सी बात है कि जब उसमें दूसरी मंजिल की चर्चा वो करेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? तो द्विवेदी युग है वो है दूसरी मंजिल, पहली मंजिल है भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा के जो 1857 के स्वाधीनता संग्राम विषयक विचारों की दृष्टि है उससे वो कौन सा है? वो बेमेल। तो रामविलास शर्मा की जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति से संबंधित कथन है उसमें कौन बेमेल? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वो हमारा जातीय संग्राम है और ये भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। उसका असर सारे देश पर हुआ, हिंदी भाषा देश पर सबसे ज़्यादा हुआ। तो ठीक है ये स्टेटमेंट। अंग्रेजों ने यहाँ सामंती प्रथा में जो परिवर्तन किया वह पुरानी उत्पादन पद्धति को बढ़ाने वाला ही हुआ। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर जो सामंती प्रथा में जो परिवर्तन करेंगे वो पुरानी व्यवस्था पद्धति को बढ़ाने वाला नहीं होगा, बल्कि उनका जो विनाश करने वाला है वो होगा। इस संग्राम की छठी विशेषता यह कि यह संग्राम हिंदी भाषी प्रदेश में चलाया गया। तो ठीक है ये ऑप्शन भी सही है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भूमिका है वो महत्वपूर्ण। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें हमको देखना था बेमेल है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो बेमेल है वो कौन सा होगा? तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा? इसमें बेमेल है वो होगा। तो 1857 का जो संग्राम है वो हमारा जातीय संग्राम है और ये भारत का राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम भी है। उसका असर है वो सारे देश पर हुआ, हिंदी भाषी जो देश है उस पर है वो सबसे ज़्यादा हुआ। तो स्टेटमेंट सही है। अंग्रेजों ने यहाँ की सामंती प्रथा में जो परिवर्तन किया वह पुरानी उत्पादन पद्धति को बढ़ाने वाला था, गलत हो गया। इस संग्राम की छठी विशेषता यह है कि यह संग्राम हिंदी भाषी प्रदेश में चलाया गया। तो सही है। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार विदेशी, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो सेकंड है वो गलत है और वही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि का उपनाम है एक भारतीय? बहुत ही आसान प्रश्न है। जो कौन से जो कवि हैं उनका जो उपनाम है एक भारतीय आत्मा है? तो जाहिर सी बात है ये है जो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ये और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है जो उत्तर छायावाद में उसके प्रमुख कवि हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उत्पथ पर फेंक देना तुम, ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्य धारा है उसकी, तो जो छायावाद है, छायावाद के बाद दो काव्य धाराओं का विकास होता है। एक है प्रेम और मस्ती का काव्य जिसमें भगवती चरण वर्मा वगैरह आते हैं, और एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, शिवमंगल सिंह सुमन, सुमित्रन, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि कवि कवित्री शामिल हैं। तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की में विशेषता नहीं है। विदेशी शासन से मुक्ति की प्रेरणा दी, बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्य धारा है उसमें जो विदेशी शासन है उससे जो मुक्ति की जो प्रेरणा वो नजर आएगी। फिर चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान की वो जहाँ खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियों ने स्वयं देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं, बिल्कुल गलत। कवियों ने वो देश के स्वाधीनता संग्राम में है वो है पूरी तरीके से भाग लिया, फिर चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो या बालकृष्ण शर्मा नवीन हो। कवियों की देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की सच्चाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो स्वाधीनता आंदोलन है उसमें खुद भी शामिल हो रहे थे और उसी अनुभूति को भोगी यथार्थ को वो अभिव्यक्ति वो काव्य में दे रहे थे। कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों को दूर करने का आह्वान किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो कवि हैं उन्होंने भारत की जो आंतरिक जो विसंगति है उनको जो दूर करने का जो आह्वान है वो भी वो करते हैं। तो इस तरीके से विदेशी शासन से मुक्ति की प्रेरणा दी, सही ऑप्शन है। कवियों ने देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की सच्चाई, सही है। कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों को दूर करने का आह्वान किया, सही है। कवियों ने देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लिया, ये स्टेटमेंट गलत है और उनको गलत की पहचान है वो करनी थी। अगला प्रश्न है, विजयनी विजय वैजयंती है वो किसकी रचना? ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है कि जो विजयनी जो विजय वैजयंती है किसकी रचना? तो विजयनी विजय जो वैजयंती है ये जो रचना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, जो कि मिस्र की विजय है उसके संदर्भ में है। सो कवि सत्सई है वो किसकी कृति है? अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है इनके द्वारा आनंद कादम्बनी और जो नागरी नीरद जो कविता है जो पत्रकार उनका सृजन किया जाता है। तो जो सो कवि जो सत्सई है, सो कवि सत्सई, ये जो सो कवि जो सत्सई जो रचना है ये है अंबिका दत्त व्यास की। तो सो कवि सत्सई है वो किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की।
पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा निम्न में से कौन सी विशेषता वर्णित नहीं है। तो जो पल्लव की जो भूमिका है इसको वो छायावाद का घोषणा पत्र भी बोला जाता है, और इसकी जो तुलना है वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित टू प्रीफेस वेलिस है उसका जो घोषणा पत्र है उसकी इससे तुलना की जाती है। भाषा संसार का नादमय चित्र ध्वनिमय रूप है, तो ये है वो पल्लव की भूमिका है, उसमें सुमित्रा नंदन पंत ने बोला है कि पल्लव की भूमिका भाषा संसार का नादमय चित्र ध्वनिमय रूप है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये भी उसमें बोला है। कविता है अलंकार केवल वाणी की, बिल्कुल गलत, कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, ये गलत है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो जो पल्लव की जो भूमिका है उसमें जो सुमित्रा नंदन पंत के जो स्टेटमेंट है वो दिए गए, अगर उसकी चर्चा करें तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है, ये सही है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये तो बिल्कुल एक तरह का जो काव्य की जो परिभाषा वही हो गई। कविता है वो हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, तो सुमित्रा नंदन पंत है वो बोलते हैं पल्लव की भूमिका में कविता है वो हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत है, के लिए नहीं है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा वर्णित नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो थर्ड ऑप्शन है वो वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता संकलन है, तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके दो ही कविता संकलन है, वो है मुकुल और त्रिधारा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके दो ही काव्य संग्रह कविता संकलन है, वो है मुकुल और त्रिधारा। और उनके तीन काव्य संग्रह, तीन कवि कहानी संग्रह वो हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। तो उनके तीन कहानी संग्रह हैं वो हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। बाकी उनके दो काव्य संग्रह हैं मुकुल और त्रिधारा। तो जाहिर सी बात है मुकुल और त्रिधारा किसका हो गया, ये हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये मधुकर और प्रेम संगीत ये है भगवती चरण वर्मा का। अगला प्रश्न है, रामधारी से दिनकर के विषय में जो निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो असंगत है। रेणुका, हुकार और रसवंती उनकी आरंभिक रचना बिल्कुल सही है कि जो रेणुका, हुकार और रसवंती और सामदेनी इनकी आरंभिक रचनाएं हैं। उर्वशी प्रबंध काव्य के पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र है वो लिखा जाता है 1946 में, और जो उर्वशी है तो वो लिखा जाएगा 1961 में। तो ये उल्टा हो गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति के विषय पर बिल्कुल विचार किया गया। जो कुरुक्षेत्र जो काव्य है उसमें जो युद्ध और शांति है उसके विषय पर विचार किया गया। दिनकर मूलतः सामाजिक चेतना के कवि हैं, ये ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा जो विकल्प असंगत है वो है सेकंड वाला, क्योंकि उर्वशी के बाद है वो कुरुक्षेत्र नहीं लिखेंगे, बल्कि कुरुक्षेत्र के बाद है वो उर्वशी है वो लिखी जाएंगी। दिनकर अब मूलतः सामाजिक चेतना के कवि बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति के विषय पर भी विचार किया गया है। और रेणुका, हुकार और रसवंती उनकी आरंभिक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कामायनी के संबंध में बेमेल कथन है। तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है, कामायनी उन पर एक आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखी है उन्होंने। तो उसमें क्या रामस्वरूप, इसमें मनुष्य का उत्तरोत्तर जटिल और संगठित होता रूप है। इसमें मनुष्य का उत्तरोत्तर जटिल और संगठित होता रूप है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नए मानव मूल्यों के आधार पर विकसित मानवीय संस्कृति की तुलना में नए, तो ये होगा नए मानव मूल्यों के आधार पर विकसित मानवीय संस्कृति की तुलना में जो देव संस्कृति है वो हीन है। फिर है मृत्यु पर विजय पाने के लिए मनुष्य प्रेम की क्षमता का विकसित करता, ठीक है, इसमें मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है। तो ये जो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है उनके अनुसार ये सत्य है कि इसमें मनुष्य की उत्तरोत्तर जटिल और संगठित होता रूप है। इसमें मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है। इसमें मानव संस्कृति है उसके जो विकास का आख्यान है, ये ऑप्शन भी सही है। मृत्यु पर विजय पाने के लिए मनुष्य प्रेम की जो क्षमता है वो विकसित करता है। मृत्यु पर विजय पाने के लिए मनुष्य प्रेम की क्षमता, स्टेटमेंट नए मानव मूल्यों के आधार पर विकसित जो मानव संस्कृति है वो देव संस्कृति की तुलना में हीन नहीं है बल्कि उच्चतर है। क्योंकि जो मनु है उसमें बोलता भी जो देव संस्कृति है वो प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रही थी और वो काफ़ी भोगवादी हो गई थी। तो देव संस्कृति को किसी भी तुलना में जो मानव संस्कृति है उसकी उत्तरोत्तर है उसकी तुलना में वो अच्छी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। और जो गलत हमको उसकी पहचान करना था। और इसमें बाकी जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है कि इसमें मनुष्य का उत्तरोत्तर जटिल और संगठित रूप है, ये ऑप्शन सही है। मृत्यु पर विजय पाने के लिए मनुष्य प्रेम की क्षमता विकसित करता है और इसमें मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है।
छायावाद की अग्रलिखित परिभाषा किस रचनाकार ने दी है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है जो परिभाषा वो छायावाद की दी गई है। तो इसमें आप बताइए कि इसकी जो परिभाषा है वो कौन है कि छायावाद की अग्रलिखित परिभाषा किस रचनाकार ने दी है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। रामविलास शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर देवराज। तो जो ये जो कोटेशन है छायावाद की परिभाषा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये जो स्टेटमेंट है वो है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न है छायावादी कवियों में किस रचनाकार को सर्वाधिक रहस्यवादी रचनाकार। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने अपनी जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में तब वो छायावादी कवियों पर विचार करते तो उसमें वो बोलते हैं कि जो छायावादी कवि हैं उसमें जो महादेवी हैं वो ही है उनके अंदर है वो रहस्यवाद की है वो सबसे ज़्यादा जो भीतर है वो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि छायावादी कवियों में जो सर्वाधिक जो रहस्यवाद है वो किस में नजर आएगा, वो आएगा महादेवी वर्मा में। तो शुक्ल जी बोलते भी कि छायावादी कवियों में सबसे ज़्यादा जो रहस्यात्मकता है वो किस में नजर आती है, वो आती है महादेवी वर्मा में। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी हुई जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कार्यों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। एक कथन किसका, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह और श्रीकांत वर्मा। बहुत ही शानदार कोटेशन है ये मुक्तिबोध के बारे में और उनके काव्य के बारे में। तो मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कार्यों में चुपचाप, कभी कानों में, कार्यों नहीं हुआ कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती। ये कथन किसका, ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह, श्रीकांत वर्मा और अनुत्तरित। तो ये जो कोटेशन है वो बोला है शमशेर सिंह बहादुर ने। जब अंधेरे में काव्य है तो उसमें जो शमशेर सिंह बहादुर का जो वक्तव्य है उसमें ये वाली पंक्तियां हैं वो आती हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में। तो शमशेर सिंह बहादुर सिंह है, इनको है वो कवियों का कवि के नाम से भी संबोधित है वो किया जाता है। और इसके अलावा आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं वो इनको बात के कवि हैं उसके नाम से संबोधित करते हैं। तो शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध के बारे में बोला है कि मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी हुई जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। रचना काल के आधार पर केदारनाथ अग्रवाल की निम्नलिखित रचनाओं का जो सही अनुक्रम है वो कौन है। युग की गंगा, आग का आईना, फूल नहीं, रंग बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा क्रम। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक। तो सबसे पहले आएगा युग की गंगा, फिर है नींद के बादल और लोक और आलोक। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, युग की गंगा, नींद के बादल और लोक और आलोक। कवि नागार्जुन के विषय में कौन सा है वो गलत कथन है। इनका असली नाम है बिल्कुल वैद्यनाथ मिश्र, सही है। जो कवि नागार्जुन है इनका जो मूल नाम है वो कौन है, वैद्यनाथ मिश्र था। युगवाणी इनका प्रारंभिक काव्य संकलन है, ये गलत है। युगवाणी है वो इनका प्रारंभिक काव्य संकलन नहीं है, बल्कि जो युग धारा है वो इनका प्रारंभिक काव्य संकलन। आधुनिक हिंदी कविता में श्रेष्ठ गंभीर हास्य तथा चुटीले व्यंग की दृष्टि से इनकी पहचान है, सही है। और सतरंगे पंखों वाली भी इनका एक कविता संग्रह है। तो नागार्जुन है इनको जो जन कवि है उसकी उपाधि से भी संबोधित है वो किया जाता है। तो जो नागार्जुन इनका असली नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है, सही है। युगवाणी इनका प्रारंभिक काव्य संकलन है वो नहीं है, क्योंकि युगवाणी नहीं है, युग धारा है उनका प्रारंभिक काव्य संकलन है। आधुनिक हिंदी कविता में श्रेष्ठ गंभीर हास्य तथा चुटीले व्यंग की दृष्टि से इनकी पहचान बिल्कुल सही है। और सतरंगी पंखों वाली इनका काव्य संग्रह। अज्ञा द्वारा तार सप्तक के कवि राही नहीं राहों के अन्वेषी कौन से सप्तक है। ये राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, अभी किसी मंजिल पर पहुंचे नहीं है, किसी एक स्कूल के कवि नहीं है। तो ये जो बात बोलते हैं वो बोलते हैं तार सप्तक में। और तार सप्तक का जो प्रकाशन होता है वो होता है 1943 में। तो अज्ञा द्वारा जो तार सप्तक का जो प्रकाशन किया जाता है 1943 है, उसमें ये बहुत बोलते हैं। और पहला जो तार सप्तक है उसी को तार सप्तक बोला जाता है, बाकी जो सप्तक प्रकाशित होते हैं उनको सप्तक की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है वो 1951 में आता है, तीसरा है वो 1959 1959 में, और जो चौथा है वो आता है 1979 में, और पहला है वो आता है 1943 में। तो अज्ञा द्वारा तार सप्तक के कवियों वो है राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, कौन से सप्तक में, वो है तार सप्तक में। अज्ञा की जो प्रसिद्ध कविता है असाध्य वीणा है वो उनके कौन से संकलन में है। तो अज्ञा की जो लंबी कविता है असाध्य वीणा वो कौन से संकलन में है, वो है आंगन के पार द्वार में। और ये आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह 3 भागों में विभाजित है वो है
अंतः सलीला, चक्रांत शिला और आंगन के पार द्वार। तो जो आज्ञा की जो कविता है, जो लंबी कविता जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा किस में है? वो है आंगन के पार द्वार में। और आंगन के पार द्वार है वो 3 खंडों 3 भागों में विभाजित है, अंतः सलीला, चक्रांत शिला और आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प कवि और कवि रचनाओं के अनुसार वो संगत है? बिल्कुल सही है। जो नागार्जुन है, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है वो है बादल को घिरते देखा है। शमशेर सिंह बहादुर सिंह की चुका भी नहीं हूँ, ये भी सही है। मुक्तिबोध की भ्रम राक्षस, ये बड़ी महत्वपूर्ण उनकी लंबी कविता है। केदारनाथ अग्रवाल की सिंदूर तिलकित भाल, जो सिंदूर तिलकित भाल है ये केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ये है नागार्जुन की। घोर निर्जन परिस्थिति में डाला आया गया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो ये जो पंक्तियां हैं वो है नागार्जुन की सिंधु कविता। और बाकी जो केदारनाथ अग्रवाल है, इनकी अगर फिल्मों काव्य संग्रह, उसमें युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो नागार्जुन की है वो है बादल को घिरते देखा है। शमशेर सिंह बहादुर का है चुका भी नहीं हूं मैं। मुक्तिबोध का भ्रम राक्षस और सिंदूर तिलकित भाल वो है नागार्जुन का। तो इसमें जो अनुसार है वो बेमेल देखना था, तो जो फोर्थ है वो बेमेल है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर जो भारती है, उनकी जो रचनाओं हैं उनका जो संगत विकल्प है वो क्या है? धर्मयुग, संपादन 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, अंधा युग, सन्नाटा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा अंधा युग। अंधा युग का जो प्रकाशन है वो है 1955 और 56 2 मिलता है इसका। फिर है कनुप्रिया 1959 में और 7 गीत वर्ष, ये भी 1959 में। तो इस तरीके से धर्मवीर भारती का अगर देखा जाएगा तो अंधा युग है, नाट्य है या इस दृश्य काव्य है 1955-56 में। फिर है कनुप्रिया 1959 में और 1959 में ये 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, अरुण कंवल की रचना नहीं है नए इलाके में। तो जाहिर सी बात है कि नए इलाके में ये अरुण कंवल की रचना है। अपनी केवल सारा लोहा मजदूरों का अपनी केवल धार, ये अरुण कंवल की रचना है। सबूत भी है, दुनिया रोज बनती है, ये अरुण कंवल की रचना नहीं है। ये जो रचना है वो है दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा का। तो ये आलोक धनवा का है। और ये भी जो PSC असिस्टेंट प्रोफेसर है 2025 का प्रश्न है। तो अरुण कंवल की रचना कौन सी नहीं है? तो वो है दुनिया रोज बनती है, क्योंकि जो दुनिया रोज बनती है ये है आलोक धनवा का। बाकी अरुण कंवल की नए इलाके में, अपनी केवल धार और सबूत, ये सभी है शामिल है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। कविता में औरत, तो सही है, अनामिका का है। दूसरे दिन इंदुजन, ठीक है। 7 भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी भी सही है। टोकरी में दिंगत या जो थेरी गाता है ये प्रभा खेतान का नहीं है, क्योंकि जो टोकरी में दिंगत या जो थेरी गाता है ये किसका है? ये है अनामिका का। बाकी जो कविता में औरत है ये अनामिका बिल्कुल सही है। टोकरी में दिंगत या थेरी खाता है, अनामिका का है प्रभा खेतान। दूसरे दिन इंदुजन और 7 भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलोक धनवा का कविता संकलन है? नागरिक समाज, शांति, परम परिक्रमा और मुलाकात है। तो जो आलोक धनवा का जो कविता संकलन है, निम्न में से आलोक धनवा का जो कविता संकलन है वो है मुलाकात है। तो जो आलोक धनवा है इनका जो कविता संकलन है वो कौन सा है? वो है मुलाकात है। अगला प्रश्न है, शंभु काव्य कृति है वो किसकी? ऑप्शन है मुक्तिबोध, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त और श्रीकांत वर्मा। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि जो शंभु जो काव्य कृति है वो किसकी? ऑप्शन है मुक्तिबोध, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त और श्रीकांत वर्मा। तो जो शंभुक जो काव्य कृति है वो है जगदीश गुप्त की। तो जगदीश गुप्त की ये रचना है वो है शंभुक। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किस कवि का प्रथम संग्रह? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो नाटक जारी है वो किस कवि, एक किस कवि का प्रथम संग्रह नहीं है, ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह, थोड़ा गलत हो गया है। तो जो नाटक जारी है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संग्रह है, वो है लीलाधर जगोड़ी का। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रचना, ये इस बार PSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है। और इसके अलावा ये कई बार आता रहता है कि जो नाटक जारी है वो किसका है? तो वो है लीलाधर जगोड़ी का नाटक जारी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस विधा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो अपनी जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें वो आचार्य चरक दृष्टि से बोलते हैं कि बड़ी विलक्षण बात यह है कि आधुनिक हिंदी जो गद्य परंपरा का जो प्रवर्तन है वो किससे होता है? वो होता है नाटकों से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आश्चर्यजनक रूप से बोलते हैं कि बड़ी विलक्षण बात यह है कि आधुनिक हिंदी जो गद्य परंपरा है उसका जो प्रवर्तन है वो किससे होता है? वो होता है नाटकों से। और आज का जो सेशन है उसका हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? इससे जो पिछला प्रश्न है आप देख सकते हो, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं के ऊपर 2 प्रश्न आए हैं। तो इससे पिछली जो प्रश्न पत्र का पेपर
क्वेश्चन था, उसमें हमने चर्चा की थी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने जो स्वदेशी जागरण है, स्वदेशी को प्रोत्साहन करने के लिए जो स्वदेशी की पत्र है वो किस में निकाला था, तो वो निकाला था कवि वचन सुधा में। तो कवि वचन सुधा का किससे संबंध है, वो है स्वदेशी से, और स्त्री शिक्षा का जो संबंध है वो है बाला बोधनी से। तो स्त्री शिक्षा का संबंध वो किससे है, वो है बाला बोधनी से। तो ये दो पत्रों के बारे में याद रखेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्र का है वो कवि वचन सुधा, इसका जो संबंध है वो है स्वदेशी से, और बाला बोधनी है वो है स्त्री शिक्षा से। बाकी ये हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चित्र का। तो इस तरीके से आज हमारी जो टॉप जो 50 MCQ वाली जो क्लास है वो खत्म होती है। इसमें हमने जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आए हुए बड़े ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है वो आपको आने वाले एग्जाम है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो फैक्चुअल प्रश्न और कॉन्सेप्चुअल सभी प्रकार के जो प्रश्न है वो हमने शामिल किए थे। मिलते हैं हम कल अपनी अगली कक्षा में, कल के लिए, आज के लिए धन्यवाद।